प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा सप्तम नागरिक शास्त्र में पाठ 2 में ही तीसरे वीडियो में हम लोग पाठ 2 के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की भूमिका के अंतर्गत आज ये जानेंगे कि स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। यानी ये प्रश्न है कि क्या सबके लिए स्वास्थ्य सेवा जो स्वास्थ्य सेवा है पर्याप्त उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये हमारे लिए आज ये चर्चा का विषय है। आप देखेंगे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कुछ निजी सेवाएं हैं, कुछ निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं कि जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं लेकिन सार्वजनिक सेवाएं नहीं, परंतु सार्वजनिक सेवाएं नहीं बढ़ पा रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पा रही हैं। इस दूसरी चीज क्या है कि अगर ये कुछ ही लोगों तक सीमित है निजी सेवाएं, तो जाहिर सी बात है कि ये महंगी होंगी, और यदि महंगी सेवाएं हैं तो एक सीमित क्षेत्र तक होंगी। उसके लिए जो आर्थिक पृष्ठभूमि से मजबूत है, आर्थिक रूप से सक्षम है। और यदि निजी सेवाएं हैं तो निजी सेवाओं में दवाइयां महंगी होंगी, सेवाओं का मूल्य अपेक्षाकृत उससे अधिक होगा जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में होता है। और जाहिर सी बात है कि इससे उन व्यक्तियों की खरीद से परे होगा जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो क्या होगा, उन लोगों को ऋण लेना पड़ेगा। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार रास्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए इसे प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां या इंजेक्शन, सेलाइजेशन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। यानी उन बीमारियों के लिए साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। तो 80% कहाँ गए, यानी कि दवाइयां उनकी पहुंच से परे हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40%, केवल उनमें से 40% लोग, यानी कि पूरी जनसंख्या का 20%, यानी 100% में से 20% लोगों के पास ही क्या होता है, उपलब्ध है। 80% के पास उपलब्ध नहीं। जो लोग सामान्य चोट या बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनमें से भी 100% में केवल 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। यानी 100% में क्या करते हैं लोग, 40% ऋण लेते हैं अपने खर्चों को चलाने के लिए, अब दवाइयां खरीदने के लिए, या अपनी कुछ संपत्ति को बेच देते हैं, उनको बेचना पड़ता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार हुए रहते हैं या होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। जैसा कि हम लोग पिछले पाठ में अध्ययन किए हैं कि शरीर को, या शारीरिक शिक्षा में देखते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
संपूर्ण पोषण का मिलना भी आवश्यक है। भरपेट भोजन के साथ पूर्ण पोषण युक्त भोजन भी मिलना आवश्यक है कि जो इन गरीब व्यक्तियों से दूर है। स्वच्छ पानी नहीं है, घर के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, साफ वातावरण जैसे वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है उनकी अपेक्षा की जो इन सब चीजों से परिपूर्ण है। बीमारी होने पर होने वाले खर्चे उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और ये भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। यहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको सार्वजनिक मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है, हमारा नहीं। यह अपने सब नागरिकों को विशेषकर गरीबों या जो सुविधाहीन व्यक्ति हैं को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी होना चाहिए। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्ष पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। यदि सरकार चाहे तो ऐसी चीजों को कर सकती है और यह सरकार की जिम्मेदारी भी है। इसके एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। केरल का अनुभव है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया कि राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया और इससे पंचायतें अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करके उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी भी उनको स्वच्छ मिलने लगा। आहार, औरतों या जो औरतें बीमार पड़ती थी उनके इलाज के लिए तुरंत व्यवस्था की जा सकती थी। विकास हो रहा था। कैसे? क्योंकि केरल ने 40% अपने बजट का 40% हिस्सा ग्राम पंचायतों को दे दिया था। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था भी की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम जो निचले स्तर पर शिक्षा को चलाने के लिए या शिक्षा के स्वरूप को संचालित करने के लिए आगे बढ़ाती हैं आंगनवाड़ी, उनको सुनिश्चित किया। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया है। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी ही रही। जैसे दवाइयों की कमी जो थी वह बनी रही, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना, इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी भी ये समस्याएं हमारे देश के हर हिस्से में, चाहे वो केरल हो, चाहे वो मध्य अमेरिका का कोस्टारिका हो। कोस्टारिका का भी एक उदाहरण है, जो मध्य अमेरिका का देश है, सब स्वस्थ देश माना जाता है उसको। कोस्टारिका को सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि उसके संविधान में नीति है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में नीति है। क्या नीति है? कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। क्या निर्णय लिया था? कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने के लिए पैसा मिल जाएगा। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। यानी कोस्टारिका क्या मानता है कि किसी भी देश को स्वस्थ होने के लिए वहां के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। विकसित होने के लिए वहां के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार ने अपने निवासियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत मूलभूत सुविधाएं
जो देती है देनी चाहिए, वह सुविधाएं भी देती है, जैसे पानी का सुरक्षित पानी पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है उसको उपलब्ध कराना, सैनिटाइजेशन यानी सफाई व्यवस्था, पोषण और आवास, इन सब की व्यवस्था भी उन्होंने किया। शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी स्तरों पर शिक्षा संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है, जिसको सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे हमारे देश के नागरिक शिक्षित होंगे तो जो आधारभूत सुविधाएं सब तक पहुंच पाएंगे। इसका प्रश्न उत्तर हम आपको भेजेंगे PDF के रूप में, जिसको आपको अपने कॉपी में करना है। धन्यवाद।